नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने एग्जाम प्रिपरेशन सेशन में। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं साइंस के 20 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, और अगर आप लेखपाल, एसएससी, रेलवे, पुलिस, डीएसएसएसबी, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये रिवीजन सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। एकदम सही कहा। इन क्वेश्चंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट्स शामिल हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। मतलब साइंस सेक्शन में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं। इसलिए इस सेशन को पूरा जरूर देखिए और अपना स्कोर भी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार साइंस रिवीजन सेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। प्रश्न 1, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? सोचिए। ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। क्या होगा सही उत्तर? क्या आपने इसका आंसर गेस किया? सही उत्तर है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एकदम सही। दोस्तों, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। प्रकाश रासायनिक मतलब फोटोकेमिकल। यहाँ जो सनलाइट है ना, वो सिर्फ एक गर्माहट नहीं दे रही है। अच्छा। हाँ, प्रकाश के जो कण होते हैं फोटॉन्स, वो असल में CO2 और पानी के अणुओं के बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। मतलब प्रकाश खुद एक रिएक्टेंट की तरह काम करता है। अरे वाह, तो यह सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे जरूर याद रखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। ऑप्शंस देखिए, थोड़ा याद कीजिए। मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है कैल्शियम। बिल्कुल, क्योंकि ना बेकिंग पाउडर या चूना ये सब दिखने में सफेद पाउडर जैसे लगते हैं, तो लोगों को लगता है कि बेकिंग सोडा में भी कैल्शियम होगा। हाँ, एक जैसा ही तो दिखता है। लेकिन बेकिंग सोडा का असली रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। मतलब उसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। मतलब कैल्शियम का कोई काम ही नहीं है। एकदम सही। रिवीजन के लिए ये फैक्ट बहुत जरूरी है। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। किस नियम के अनुसार गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है? सोचिए। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ाया जाता है। हाँ, क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, बिल्कुल। और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। गैस के अणुओं को जब हम गर्म करते हैं ना, तो उन्हें एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। मतलब वो और तेजी से भागने लगते हैं। एकदम सही। और तेजी से भागेंगे तो ज्यादा जगह घेरेंगे। इसीलिए तापमान बढ़ने के साथ आयतन यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसे दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। OH कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिक किस वर्ग में आते हैं? सोचिए। फंक्शनल ग्रुप्स तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान होते हैं। बिल्कुल। क्या आपने आंसर सोच लिया? सही उत्तर है अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल। कार्बन की कितनी भी लंबी चेन क्यों ना हो, अगर उसके आखिर में ये छोटा सा -OH जुड़ गया ना, तो पूरा का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाएगा। बिल्कुल, वो पूरा का पूरा कंपाउंड अल्कोहल परिवार का सदस्य बन जाता है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। हाइड्रोजन किन 2 समूहों के गुणों से मेल खाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, थोड़ा सोचिए। ये पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा विद्रोही तत्व है। सच में? तो क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है समूह 1 और समूह 17। हाँ, क्योंकि समूह 1 जो अल्कलाई मेटल्स होते हैं, उनकी तरह हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है। अच्छा, और समूह 17? समूह 17 में हैलोजेंस होते हैं। उनकी तरह हाइड्रोजन को अपनी कक्षा पूरी करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी होती है। मतलब ये ले भी सकता है और दे भी सकता है। अरे वाह, मतलब दोनों तरफ से फायदा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न 6 थोड़ा हिस्ट्री से जुड़ा है। 1951 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार एडविन मैकमिलन के साथ किसे मिला था? सोचिए। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है। हाँ, क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ग्लेन टी सीबॉग। ग्लेन टी सीबॉग। दोस्तों, इन्होंने आवर्त सारणी का नक्शा ही बदल दिया था, ट्रांस यूरेनियम तत्वों की खोज करके। ट्रांस यूरेनियम
मतलब यूरेनियम के बाद आने वाले भारी तत्व? बिल्कुल सही, जो प्रकृति में नहीं पाए जाते, जिन्हें लैब में बनाया गया। प्लूटोनियम जैसे तत्व, बहुत ही शानदार। तो चलिए प्रश्न 7 पर आते हैं। 1845 में एसिटिक अम्ल के संश्लेषण की विधि किसने प्रकाशित की? थोड़ा दिमाग लगाइए। ये भी एक ऐतिहासिक खोज थी। बिल्कुल। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है हरमन कोलबे। हाँ, हरमन कोलबे। और पता ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ जीवित चीजों के अंदर ही बन सकते हैं। जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते थे। एकदम सही। कोलबे ने लैब में एसिटिक अम्ल बनाकर उस थ्योरी को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया था। ये प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखिए। अब तक आपका स्कोर कितना हुआ, कमेंट में जरूर लिखें। चलिए प्रश्न 8, परमाणु क्रमांक 20 का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? ऑप्शंस देखिए। परमाणु क्रमांक 20 मतलब कैल्शियम। हाँ, सोचिए क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है 2-8-8-2। बिल्कुल। देखिए, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी और तीसरी में 8-8 आते हैं। तो हो गए 18। हाँ, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में चले जाते हैं और यही बाहरी 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को इतना रिएक्टिव बनाते हैं। बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन। चलिए प्रश्न 9 पर, परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान 36 वाले तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एक छोटा सा मैथमेटिकल सवाल है, सोचिए। ये तो बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है। हाँ, क्या आपने आंसर गेस किया? सही उत्तर है 19। बिल्कुल 19, क्योंकि किसी भी परमाणु का कुल द्रव्यमान यानी मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के बनता है। और परमाणु क्रमांक का मतलब है प्रोटॉन की संख्या, जो कि 17 है। एकदम सही। तो बस 36 में से 17 घटा दीजिए, आपको न्यूट्रॉन की संख्या 19 मिल जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 पर, नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने में कौन सहायक नहीं होगा? ध्यान दीजिए, नहीं पूछा है। ऑप्शंस देखिए, सोचिए। ये सेपरेशन टेक्निक्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बिल्कुल। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है निस्सारण। हाँ, निस्सारण, जिसे हम डीकेंटेशन भी कहते हैं। मतलब पानी को शांत छोड़ देना ताकि भारी चीजें नीचे बैठ जाएं। जैसे मिट्टी और पानी को अलग करते हैं। बिल्कुल। लेकिन नमक और पानी का मिश्रण एक समांगी या होमोजेनियस मिक्सचर होता है। नमक के कण पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं। मतलब वो गुरुत्वाकर्षण से नीचे नहीं बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें अलग करने के लिए आपको वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। निस्सारण वहां काम नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्न 11, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? सोचिए, बहुत ही फेमस नाम है। ये तो बायोलॉजी का एकदम बेसिक फाउंडेशन है। हाँ, क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल। और इन्हें ये उपाधि इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जानवरों का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण करना शुरू किया था। हाँ, मतलब किसने अंडे दिए, किसने बच्चे दिए। एकदम सही। ये वर्गीकरण की शुरुआत थी। बहुत खूब। अब आते हैं प्रश्न 12 पर, आनुवंशिकता और विविधताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोचिए, क्या होगा सही उत्तर? मतलब ट्रेट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, उसकी पढ़ाई। बिल्कुल सही उत्तर है आनुवंशिकी। जी, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। इसमें हम डीएनए और उसके अंदर छिपी कोडिंग भाषा की बात करते हैं। और जो छोटे छोटे बदलाव आते हैं वो विविधताएं हैं। बिल्कुल, और यही विविधताएं इवोल्यूशन का आधार बनती हैं। बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। चलिए प्रश्न 13, कौन अवशेषी अंग नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस देखिए, सोचिए। अवशेषी अंग मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जिनकी अब शरीर को खास जरूरत नहीं है। हाँ, तो क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है थायराइड ग्रंथि। एकदम सही। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि गले में ये छोटी सी ग्रंथि शायद बेकार है, लेकिन थायराइड कोई अवशेषी अंग नहीं है। अच्छा, तो इसका काम क्या है? ये तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म इंजन है। ये तय करती है कि कोशिकाएं कितनी तेजी से ऊर्जा का उपयोग करेंगी। अरे वाह, मतलब ये बहुत ही जरूरी अंग है। इसे जरूर याद रखिए दोस्तों। अब प्रश्न 14, पित्त का निर्माण किस ग्रंथि द्वारा होता है? बहुत बार एग्जाम में आए ये सवाल, सोचिए।
पित्त मतलब बाइल जूस। बिल्कुल। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है यकृत। यकृत यानी लिवर। ये एक बहुत ही शानदार फैक्ट्री की तरह काम करता है जो लगातार पित्त बना रही है। हाँ, वसा या फैट को पचाने के लिए। बिल्कुल सही। चलिए, इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन पहले प्रश्न 15 देखते हैं। शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक कौन लाता है? ऑप्शंस देखिए। क्या होगा सही उत्तर? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो रही है यहाँ। हाँ, सही उत्तर है शिराएं, शिराएं। मतलब वेन्स। देखिए, धमनियां ऑक्सीजन वाला खून पूरे शरीर में ले जाती हैं। और जब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन रहित खून होता है ना, उसे वापस हृदय तक लाने का काम शिराएं ही करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। अगर आंसर पता था तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए प्रश्न 16। कौन गर्म रक्त वाला जानवर है? ऑप्शंस ध्यान से देखिए, सोचिए। गर्म रक्त यानी वार्म ब्लडेड? हाँ, क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है वानर। वानर यानी एप। दोस्तों, गर्म रक्त का मतलब ये नहीं है कि उनका खून खौल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो एंडोथर्मिक है। वो बाहर के मौसम के हिसाब से अपने शरीर का तापमान नहीं बदलते, बल्कि अंदर से ही एक फिक्स्ड तापमान बनाए रखते हैं, जैसे कि हम इंसान करते हैं। अच्छा, और सांप या छिपकली ऐसा नहीं कर पाते? बिल्कुल नहीं, वो ठंडे रक्त वाले होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब प्रश्न 17, जो मैंने पहले कहा था, पित्त कहाँ संग्रहित होता है? प्रश्न 14 में निर्माण पूछा था, यहाँ संग्रह पूछा है। सोचिए। हाँ, ये दोनों सवालों में बहुत कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है पित्ताशय। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। जैसे हमने बात की थी कि लिवर एक फैक्ट्री है जो पित्त बनाती है, हाँ तो वो फैक्ट्री अपना सारा तैयार माल एक गोदाम में भेज देती है। हाँ। और वो गोदाम है हमारा पित्ताशय। अरे वाह, मतलब यकृत बनाता है और पित्ताशय उसे स्टोर करता है। एकदम सही। जब हम फैट वाला खाना खाते हैं, तब ये गोदाम उस पित्त को छोड़ देता है। बहुत ही क्लियर हो गया ये तो। चलिए प्रश्न 18 पर। कौन संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। सोचिए। ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है हृदय की मांसपेशी। बिल्कुल। हमारा खून, हमारी हड्डियां, ये सब कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन हृदय की मांसपेशियां यानी कार्डियक मसल्स एकदम अलग एलीट कैटेगरी में आती हैं। इनमें ऐसा क्या खास है? ये जीवन भर बिना थके संकुचित होती हैं और फैलती हैं। ये पूरे हृदय को एक सिंगल यूनिट की तरह काम करवाती हैं। अद्भुत। चलिए प्रश्न 19। सामान्यतः मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। सोचिए। बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सही उत्तर है 72। जी हाँ, 1 मिनट में औसतन 72 बार। मतलब अगर आप सोचे तो एक दिन में लगभग 1 लाख बार बिना रुके धड़कता है हमारा दिल। क्या बात है। साइंस सेक्शन आपकी सिलेक्शन तय कर सकता है दोस्तों, इसलिए हर फैक्ट को ध्यान से सुनिए। अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी प्रश्न पर। प्रश्न 20। मांसपेशियों में थकान किसके संचय के कारण होती है? सोचिए, जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो दर्द क्यों होता है? ये एथलीट्स को तो बहुत अच्छे से पता होगा। हाँ। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है लैक्टिक एसिड। बिल्कुल, लैक्टिक एसिड। जब हम बहुत भारी व्यायाम करते हैं ना, तो मांसपेशियों को तुरंत बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। और फेफड़े उतने जल्दी ऑक्सीजन नहीं दे पाते। एकदम सही। तो शरीर बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ने लगता है। अच्छा। जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। हाँ, और इसी प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट या कचरा होता है लैक्टिक एसिड। जब ये मांसपेशियों में जमा होता है तो हमें ऐंठन और थकान महसूस होती है। और आराम करने से जब ऑक्सीजन वापस मिलती है तो ये साफ हो जाता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने पूरे 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, पौधों की फोटोसिंथेसिस से लेकर हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनने तक। आपने ध्यान दिया कि ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं का ही खेल है। सच में, पूरा शरीर और हमारी प्रकृति बस एक बड़ी सी केमिस्ट्री लैब ही तो है। बिल्कुल। और अब मैं आप सबसे एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर सब कुछ रसायनों का ही जाल है, तो क्या जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान को अलग अलग समझना सही है, या ये एक ही भव्य मशीनरी के 2 हिस्से हैं? बहुत ही शानदार विचार है। अगली बार जब आप परीक्षा के लिए कोई तथ्य याद करें तो रटिएगा मत। सोचिएगा कि उसका कनेक्शन विज्ञान के दूसरे हिस्से से कैसे जुड़ता है। एकदम सही। दोस्तों, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं,
तो रिवीजन करते रहिए। हाँ, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले स्टडी सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।